अब देखिए मरला तकसीम हो गया लेकिन कसर है 2.5 है, 3.33, 3.33, 10.83। ये मुनासिब नहीं है। कसर जो है ना इसमें काबिल कबूल नहीं है ज़मीन की तकसीम में बिलखुसूस। तो अब आप इस कसर को किस तरह ख़त्म करें? किनाल में तकसीम करना चाहते हैं और वो किनाल जो है ना सही सही तकसीम हो रहे हैं तो सही है। अगर सही तकसीम नहीं हो रहे तो उन किनाल को भी आप कन्वर्ट करेंगे किसमें? फुटों में। फिर फुटों के हिसाब से उसको तकसीम करेंगे। मरने वाले ने 96 एकड़ ज़मीन को छोड़ा है। अब 96 एकड़ में से बीवी का, माँ का, बाप का और बेटे का कितना हिस्सा होगा? उसका तरीका आसान है कि 96 को तकसीम करो 24 पर। कोई 6 एकड़ तकसीम हो गए, 0.75 एकड़ बीवी को मिल गए, 1 एकड़ माँ को मिल गया और 1 एकड़ बाप को और 3.25 एकड़ बेटे को मिल गया। अब लेकिन ये देखे वाज़े नहीं है। हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल सही सही इनमें जो है ना बिना कसर के जो है ना तकसीम हो। विरासत का जो मसला होता है जब उसका जवाब देता है मुफ्ती तो उसमें ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया जाता है जो आम फहम हो, जो आम आवाम आसानी से समझ सके। और मरने वाले की कुल जायदाद का तज़किरा भी किया जाता है। कभी कभार देखें विरासत के ऐसे मसाइल होते हैं कि साइल बहुत सी बातों को छुपाते भी हैं, आपको वाज़े तौर पर जो है ना मसला नहीं बताते। बहरहाल जवाब देने वाले को इन तमाम बातों का जिक्र करना चाहिए ताकि जो है ना उस जवाब में कोई इबाहम बाकी ना रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इल्म मिरास का 27वां सबक है। 26वें सबक में हमने तरके को तकसीम करने का तरीका सीखा था कि तरके को तकसीम करने के 4 तरीके हैं। फिर फ़ीसद निकालने का तरीका, फिर उसके बाद अगर कर्ज़ ख्वाह ज़्यादा हो और तरका क्या हो कम हो तो किस हिसाब से तरके को तकसीम किया जाएगा, इसको हमने पढ़ा था। फिर अगर तरके में कसर हो तो किस तरह जो है ना उस कसर को ख़त्म करके उस तरके को वरसा के दरमियान में तकसीम किया जाएगा। आज के सबक में हम ज़मीन को तकसीम करने का तरीका सीखेंगे कि अगर कोई शख्स ज़मीन तकसीम करना चाहता है, करेंसी या कैश की सूरत ना हो बल्कि प्लाट, दुकान, मकान या कोई ज़मीन हो और वो तकसीम करना चाहता है तो उसका क्या तरीका होगा, उसको आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह ज़मीन को तकसीम किया जाएगा। देखिए इस दुनिया में ज़मीन की पैमाइश के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं। हर इलाके का अपना एक तरीका होता है, अपनी इकाइयाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं जिससे वो ज़मीन की पैमाइश को करते हैं। सबसे पहले इसमें फुट आता है। फुट होता है एक, वो फुट 12 इंच का होता है। 1 इंच तकरीबन इतना होता है, उंगली के एक पोरे के बराबर। तो इस तरह के 12 इंच मिलते हैं तो वो जाकर 1 फुट बनता है। ये सबसे छोटी इकाई है। फिर उसके बाद सरसाई आती है। सरसाई ये 1 करम के बराबर है। सरसाई 1 करम के बराबर है और 1 करम 2 कदमों के बराबर है। इंसान जैसे 2 कदम चलता है तो वो 1 करम के बराबर होंगे। इसी तरह 2 कदम जो हैं 5.5 फुट के बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से अब एक सरसाई 30.25 फुट की हो गई। एक सरसाई कितने की हो गई? 30.25 फुट की। ये क्यों हुआ इस तरह? ये देखिए पहले ज़माने में कोई इंची टेप वगैरह जब नहीं होते थे तो वो लोग जब ज़मीन को या प्लाट को पैमाइश करते थे तो कदमों के हिसाब से करते थे। इस तरह कदम चल लिए, फिर इस तरह
कदम चल लिए, अर्जन भी और तूलन भी। फिर जो है ना एक अंदाज़ा लगाते थे कि ये प्लाट इतना सरसाई बनेगा। फिर बाद में जब इंची टेप ईजाद हो गया, लोग पैमाइशें करने लगे इंची टेप से, तो लोगों ने जब उन कदमों को नापा तो वो कदम उनको 5.5 फुट के समझ में आए। 2 कदम 5.5 फुट के समझ में आए। उनकी जब पैमाइश की गई कि लोग 2 कदम चलते हैं तो एक सरसाई बनती है, तो अब एक सरसाई जो है 1 करम के बराबर है और 1 करम 2 कदमों के बराबर है, और 2 कदम में कितने होते हैं? 5.5 फुट होते हैं। जब पैमाइश की गई तो ये तकरीबन 30.25 फुट एक सरसाई बनी। इस हिसाब से जो है ना एक सरसाई कितने फुट की हो गई? 30.25 फुट की हो गई। उसके बाद मरला आता है। देखिए ये मरला भी एक ऐसा पैमाना है, अक्सर जगहों पर, अक्सर इलाकों में मरले के हिसाब से प्लाट बिकते। अब मरले में भी देखें 2 किस्में। बहुत से इलाकों में, पाकिस्तान में भी जो देही इलाके हैं बड़े बड़े शहरों को छोड़कर, और इसी तरह इंडिया है, बांग्लादेश है, इनमें भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एक मरला जो है वो 272.25 फीट का होता है। 272.25 फीट का होता है। और जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, इस तरह के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर एक मरला 225 फुट का होगा। अब ये क्यों है ऐसा कि कई इलाकों में 225 फुट का है बड़े शहरों में, और देही इलाकों में 272.25 फुट का है मरला। ये इस वजह से कि देखिए जब अंग्रेज़ साम्राज्य इन ममालिक पर काबिज थे तो वो जो है ये जो एक मरला है ना 3 करम के बराबर होता है, और 1 करम 5.5 फुट का बनाते हैं। तो वो 1 करम 5.5 फुट का बनाते थे। तो जब 1 करम 5.5 फुट का हो गया तो एक मरले में कितने करम होते हैं? 3 करम होते हैं ना। तो ये कितना हो गया? 16.5 फुट हो गया। 3 करम यानी 1 करम कितने का होगा? 5.5 फुट का। तो 3 करम कितने हो गए? 16.5 फुट। 16.5 फुट ऐसे और 16.5 फुट इस तरह मुरब्बा। अगर आप देखें ये एक प्लाट है, हम चौरस है, 16.5 फुट चौड़ा है और 16.5 फुट ऐसे लंबा है। अब इनको आपस में ज़रब दे दो, 16.5 को 16.5 में ज़रब दोगे तो हासिल है ज़रब 272.25 फीट आएगी। 272.25 फीट क्यों आई? इसलिए कि उन्होंने एक करम कितने फुट का लिया? 5.5 फुट का। और जिन लोगों ने एक करम 5 फुट का लिया है उनके यहाँ पर एक मरला 225 फुट का होगा। जैसे 15 बाय 15 का कोई प्लाट हो, जब एक करम 5 फीट का होगा तो एक मरला में 3 करम होते हैं ना, तो कितने फीट हो गए? 15 हो गए। तो 15 बाय 15 का प्लाट हो तो 15 को 15 में ज़रब दो तो कितना होगा? 225 फुट होगा। तो ये चूँकि अंग्रेज़ों का एक रिवाज था, वो इनकी पैमाइश में, करम की पैमाइश में बाज़ लोग 5.5 फुट का बनाते थे, बाज़ लोग 5 फुट का बनाते थे। इसलिए अब भी बहुत से इलाकों में एक मरला 225 फुट का है बड़े बड़े शहरों में, और देही इलाकों में एक मरला 272.25 फुट का। ये जहन में रखना। और अक्सर एक मरला 272.25 फुट का होता है। एक ये इकाई है। दूसरी किनाल होता है। देखिए किनाल, इसके अंदर 20 मरले होते हैं, लिहाजा इस हिसाब से एक किनाल में कितने हो गए? 5445 फुट हो गए। ये ज़हन में रखना कि एक किनाल में 5445
45 फुट हो गए। और एक मरला में कितने फुट थे? 272.25 फुट थे। पांचवी इकाई भीगा है, ये भी जो है ना पैमाइश में इस्तेमाल होती है। भीगा के हिसाब से भी प्लाटों को, ज़मीन को बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। अच्छा, एक भीगा में 4 किनाल होते हैं। अब इस हिसाब से एक भीगा में 21,780 फुट हो गए। कितने हो गए? 21,780 फुट हो गए। ज़्यादा तफसील में नहीं जाओ, बस इसको जहन में रखो कि एक सरसाई में 30.25 फुट होते हैं, एक मरला में 272.25 फुट होते हैं, और बाज़ के नज़दीक 225 फुट भी होते हैं। बाज़ इलाकों में 225 फुट का मरला भी शुमार किया जाता है। और किनाल में जो है, किनाल में 5,445 फुट होते हैं। इसी तरह भीगा में 21,780 फुट होते हैं। इसको जहन में रखें। और एकड़ होता है, एक इकाई एकड़ भी होती है। एकड़ के हिसाब से भी ज़मीनों की पैमाइश, खरीदो फरोख्त की जाती है। अब देखें, अक्सर जो है ना अंदरून सिंध में एकड़ ही के ज़रिए ज़मीनों को बेचा भी जाता है और ख़रीदा भी जाता है। और अंदरून सिंध में एक एकड़ में 40 घुंटे होते हैं। घुंटे के हिसाब से भी उस ज़मीन को तकसीम किया जाता है। तो अंदरून सिंध में या बहुत से इलाकों में एक एकड़ में 40 घुंटे होते हैं। और एक एकड़ में किनाल कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। किनाल कितने होंगे? 8। और घुंटे कितने होते हैं? 40। तो फिर अब इस हिसाब से एक एकड़ में 43,560 फुट हो गए। कितने हो गए? 43,560 फुट हो गए एक एकड़ में। समझ गए ये बात कि इन इकाइयों में फुट कितने होते हैं। अब आ जाएं, अब किस तरह तकसीम करेंगे। अगर वो प्लाट सही सही तकसीम हो रहा है तो उसको फुट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें, इस मरने वाले ने 72 मरला का प्लाट छोड़ा है। अब ये 72 मरला इनके वारिसों में तकसीम करना है। तकसीम का तरीका वो मैंने आपको कल के सबक में बताया कि इस 72 को तकसीम करें 24 पर। जो हासिल तकसीम हो उसको हर एक के हिस्सों में ज़रब दे दें। 72 तकसीम 24, 72 तकसीम 24, 3 आएगा ना। अब इस जो हासिल तकसीम है इसको ज़रब दे दे हर एक के हिस्सों में। बीवी को कितने मिले थे? 3, 3 तिया 9। अब ये क्या हो गया? 9 मरला इसको मिल गया। इसी तरह माँ को कितना मिला था? 4। 72 तकसीम 24, हासिल तकसीम 3 ज़रब 4, 12। 12 मरला माँ को मिल गया और 12 मरला बाप को मिल गया। 72 तकसीम 24, हासिल तकसीम को ज़रब दे दें 13 में, 39। 39 मरला किसको मिल जाएगा? बेटे को। अब इसको जमा करें, 39 और 12 51, 51 और 12 63, 63 और 9 72, 72 मरले पूरे हो गए। अब देखिए यहाँ पर प्लाट सही सही तकसीम हो रहा है, उसमें कसर नहीं आ रही। अगर कहीं पर कसर आ रही हो, सही सही तकसीम, सही मरले या सही एकड़ ना निकल रहा हो, सही किनाल ना निकल रहा हो, तो फिर आप उनको फुटों में तब्दील कर दें। ये उसूल, ये ज़ाब्ता जहन में रखें कि कहीं पर भी मरला हो, किनाल हो, भीगा हो, एकड़ हो, अगर ये सही सही तकसीम ना हो रहे हो, इनमें कसर वाक़े हो रही हो, तो इनको आप फुटों में तब्दील कर दें। फिर फुटों में तब्दील करने के बाद उन फुटों को क्या करें? तकसीम करें। फ़र्ज़ करें
20 मरला तर्क है। तर्क कितना है? अब 20 को तकसीम करें 24 पर। 20 तकसीम 24, हासिल तकसीम को ज़रब दे दें 3 में। दो आशारिया 5 मरला। इसी तरह 20 तकसीम 24, हासिल तकसीम को 4 में ज़रब दे। 3.33, इसका भी 3.33। इसी तरह 20 तकसीम 24 जो हासिल तकसीम हो उसको 13 में ज़रब दे दे। 10.83। अब देखे मरला तकसीम हो गया, लेकिन कसर है। 2.5 है, 3.33, 3.33, 10.83। ये मुनासिब नहीं है। कसर जो है ना, इसमें काबिल कबूल नहीं है ज़मीन की तकसीम में बिलखुसूस। तो अब आप इस कसर को किस तरह ख़त्म करेंगे? आप इस 20 मरला को फुटों में तब्दील कर लो, कन्वर्ट कर लो फुटों में। तो एक मरला में कितने फुट होते हैं? एक मरला में 272.25 फुट होते हैं ना। 272.25 को ज़रब दे दो 20 में। 272.25 को ज़रब दे दो 20 में। 5445। 5445 फीट। गोया के 20 मरला के कितने फिट हो गए? 5445। यानी 20 को ज़रब दे दें 272.25 से, तो फिर आपका ये फुट निकल जाएंगे। सही सही निकलेंगे। अब इसको हटा दें मरला को। गोया कि यही 20 मरले, यही क्या है? 20 मरले। अब इसको तकसीम करें। 5445 तकसीम 24 करें। 5445 तकसीम 24, हासिल तकसीम क्या होगी? 226। इसको ज़रब दे दें बीवी के हिस्से 3 में। 680। 680.2 अदद लिखते हैं आशारिया के बाद। इसी तरह 5445 तकसीम 24, हासिल तकसीम 226 ज़रब 4। 907.5। इसी तरह बाप का भी इतना ही बनेगा, 907 फुट, यानी 907.5 फुट बनेगा। और बेटे को कितने मिले थे? 13। 5445 तकसीम 24, हासिल तकसीम 226 को ज़रब दे दें 13 में। पूरा बना 2900। हाँ, बस। अब देखिए यहाँ पर ये फुटों में तब्दील हो गया। तो बीवी का हिस्सा कितना निकल गया? 680.62 फीट। और माँ का 907.5 फीट। और बाप को भी 907.5 फीट। और बेटे को कितना मिलेगा? 2949.37 फीट।
अब देखें वो जो 20 मरला था हमने उसको फुटों में कन्वर्ट करके फुटों में तब्दील किया। अब अगर आप देख रहे हैं कि इन फुटों में भी क्या हो रही है, कसर आ रही है। अगर इस कसर को भी ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर आप उन फुटों को इंचों में कन्वर्ट कर दें। 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12। तो अब 5445 को 12 में ज़रब दें तो फिर आपके इंच निकल आएंगे। फिर उन इंचों को आप तकसीम कर दें तो हर वारिस के इंच पता लग जाएंगे। फिर उन इंचों को जब हर वारिस के इंच आ जाएं तो फिर उनको दोबारा फुटों में कन्वर्ट करें। इस तरह होगा ये मरहला। अभी आपको माना ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर सही सही ज़मीन तकसीम नहीं हो रही, मरला बिल्कुल सही सही तकसीम नहीं हो रहा, कसर आ रही है, तो फिर उस मरले को फुटों में तब्दील करें। फुटों में भी अगर कसर आ रही है, फुटों में फिर भी कुछ कसर बर्दाश्त है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उन कसर को भी मैं ख़त्म करूं तो फिर उन फुटों को किस में तब्दील कर दें? इंचों में तब्दील कर दें तो इंशाल्लाह वो कसर क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी। ये तो था मरला। अब अगर किनाल में तकसीम करना चाहते हैं और वो किनाल जो है ना सही सही तकसीम हो रहे हैं तो सही है। अगर सही तकसीम नहीं हो रहे तो उन किनाल को भी आप कन्वर्ट करेंगे किस में? फुटों में। फिर फुटों के हिसाब से उसको तकसीम करेंगे। इसी तरह आप बीघा में, बीघा के हिसाब से अगर कहीं पर ज़मीन तकसीम होती है, अगर सही सही तकसीम हो रही है तो सही है, अगर सही तकसीम नहीं हो रही, बीघे वरसा पर पूरे पूरे तकसीम नहीं हो रहे, तो उन बीघा को क्या करें आप? फुटों में तब्दील कर दें। फिर फुटों के हिसाब से क्या करें आप? वारिसों में तकसीम करें। इसी तरह एकड़, हमारे अंदरून सिंध में ज़्यादातर एकड़ के हिसाब से ज़मीन को तकसीम किया जाता है, तो उसको समझ लेते हैं। फर्ज करें 96 एकड़ ज़मीन है। अब समझना, देखिए 96 एकड़ ज़मीन है, इन वारिसों को देनी है। अभी आप चूँकि हमारे यहाँ पर राइज एकड़ों का हिसाब किताब है और घुंटों का हिसाब किताब है, अब उस हिसाब को हम पढ़ लेते हैं। बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कहीं पर मरला तकसीम करना हो तो मरला को आप तकसीम करके देखें, सही सही होते हैं तो सही है, नहीं तो उनको क्या करें? फुटों में तब्दील कर दें। इसी तरह किनाल में भी इसी तरह करें और इसी तरह बीघा में भी आप इसी तरह करेंगे। ये एक फार्मूला है कि अगर सही सही तकसीम हो रहे हो तो आप कर दें, और अगर वो सही तकसीम ना हो रहे हो, कसर आ रही हो उनमें, तो उनको क्या करें? आप फुटों में तब्दील कर दें। फिर फुटों के हिसाब से हर वारिस को फुट दे दें। अच्छा, अगर एकड़ हो, देखें यहाँ पर मरने वाले ने 96 एकड़ ज़मीन को छोड़ा है। अब 96 एकड़ में से बीवी का, माँ का, बाप का और बेटे का कितना हिस्सा होगा? उसका तरीका आसान है कि 96 को तकसीम करो 24 पर। 96 तकसीम 24, 96 तकसीम 24, हासिल तकसीम 4। इस हासिल तकसीम 4 को आप ज़रब दे दें बीवी के हिस्से में 3 में, 4 तिया 12, तो बीवी का कितना एकड़ निकल गया? 12 एकड़। इसी तरह करें आप 96 तकसीम 24, हासिल तकसीम जो 4 है उसको ज़रब दे दें 4 में, 4 चौक 16, 16 एकड़ किसका निकल आया? माँ का। और 16 एकड़ ही किसका होगा? बाप का भी। इसी तरह इसमें भी करें कि 96 तकसीम 24, हासिल तकसीम 4 को ज़रब दे दें 13 में, कितना हो गया? 52। 52 एकड़ बेटे का हो गया। इसको जमा कर लें, 52 और 16 68 और 16
84 और 12 96 एकड़ पूरा पूरा तकसीम हो गया। अब देखिए यहाँ इन एकड़ों में कसर नहीं आई, कसर नहीं आई ना। अब ये पूरा पूरा 96 एकड़ सही सही तकसीम हो गया तो ये अच्छी बात है। और कहीं पर बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि एकड़ सही सही तकसीम नहीं हो रहे होते, उनमें कसर आ रही होती है। तो उस कसर को किस तरह ख़त्म करें वो देखें। ये देखें, इस मिसाल को देखें कि मरने वाले का तरीका कितना है, 6 एकड़, और मसला कितने से बना, 24 से। अब ये 6 एकड़ हमने इन वारिसों को देने हैं। आप क्या करेंगे, इस 6 एकड़ को तकसीम करेंगे 24 पर, हासिल तकसीम को हर एक के हिस्सों में ज़रब दे देंगे। जब आप ज़रब देंगे ना, आप करके देखेंगे तो इनमें कसर आएगी, पूरा पूरा एकड़ नहीं निकलेगा। देखें, करें 6 तकसीम 24, 0.25 आएगा हासिल तकसीम। इसको ज़रब दे दें 3 में, 0.75 एकड़, यानी 0.75 एकड़ 6 में से माँ का निकला। इसी तरह 6 तकसीम 24 हासिल तकसीम को 4 में ज़रब दे, कितना हो रहा है, 1 पूरा, 1 इसको मिल गया और 1 इसी को मिलेगा, चूँकि इसका भी हिस्सा सुदुस है। फिर इसी तरह करें 6 तकसीम 24 हासिल तकसीम को ज़रब दे दें 13 में, 3.25 एकड़, ये भी 1 एकड़ है। ये ज़मीन तकसीम हो गई, 6 एकड़ तकसीम हो गए, 0.75 एकड़ बीवी को मिल गए, 1 एकड़ माँ को मिल गया और 1 एकड़ बाप को, और 3.25 एकड़ बेटे को मिल गया। अब लेकिन ये देखे वाज़े नहीं है, हम चाहते हैं कि ये बिल्कुल सही सही इनमें जो है ना बिना कसर के जो है ना तकसीम हो। तो उस एकड़ को आप घंटों में तब्दील कर लें, एकड़ को घंटों में तब्दील कर लें। 1 एकड़ में 40 घंटे होते हैं, तो 6 एकड़ में कितने होंगे, 240 घंटे होंगे। अब तकसीम करके देखें तो अब कितने हो गए, 240 घंटे। अब तरीका कितना है, 240 घंटे। अब तकसीम करके देखें, 240 तकसीम 24, 10 आई हासिल तकसीम, उसको ज़रब दे दें 3 में, 30 घंटे। हासिल तकसीम 10 को 4 में ज़रब दें तो 40 घंटे। इसके भी कितने बनेंगे, 40 घंटे। और इसके कितने बनेंगे, 130 घंटे। देखें उस सूरत में जो 6 एकड़ को हम तकसीम कर रहे थे, माँ को एक एकड़ पूरा मिल रहा था ना, और 1 एकड़ में कितने घंटे होते हैं। तो देखें अब वही 1 एकड़ मिल रहा है लेकिन घंटों की सूरत में। यहाँ पर बीवी को 1.25 एकड़ मिल रहा था, 1.25 एकड़। तो ये 30 घंटे भी जो है ना, देखें एकड़ में 40 घंटे होते हैं, तो 30 घंटे भी क्या है, 1.25 है। इसी तरह बाप को भी 40 घंटे मिल गए और बेटे को 130 घंटे मिल गए। अब इनको जमा करें, 130 और 40, 170 और 40, 210 और 30, 240 घंटे। अब देखिए कसर ख़त्म हो गई। अब अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं घंटों को दोबारा एकड़ में तब्दील करके बता दे, तो 40 घंटे कितना एकड़ बनेगा, 1 एकड़। इसको ख़त्म कर दें भले आप, इस 40 को ख़त्म कर दें। ये भी कह सकते हैं कि भाई माँ को 1 एकड़ मिल गया, बाप को भी 1 एकड़ मिला,
या ये कहें कि भाई माँ को 40 घंटे मिल गए, बाप को भी 40 घंटे मिल गए, ये भी सही है। दोनों ताबीरें क्या है, सही होंगी। और 130 जो घंटे मिले इनको आप एकड़ में तब्दील करें तो कितना एकड़ बनेगा, 40 40 40, कितने हो गए, 3 एकड़ में 120 घंटे गए, बाकी कितने बचे, 10। तो बेटे को कितने मिल गए, 3 एकड़ 10 घंटे। बेटे का हिस्सा अगर आप यूं कहें कि बेटे को 6 एकड़ में से 3 एकड़ 10 घंटे मिले, ये भी सही होगा। या ये कहें 130 घंटे मिले, ये भी सही होगा। अब देखें यहाँ पर कसर नहीं आ रही, तो 6 एकड़ को हम डायरेक्ट तकसीम कर रहे थे, कसर आ रही थी। जब उन 6 एकड़ को हमने घंटों में तब्दील किया तो कसर क्या हो गई, ख़त्म हो गई। बिल फर्ज अगर इनमें भी कसर आ रही हो, घंटों में भी, अब आप अपना दिमाग लगाएंगे आगे, अगर इनमें भी कसर आ रही हो तो फिर आप उन घंटों को फुटों में तब्दील करें। 1 घंटे में 1089 फिट होते हैं, 1089, 1089। तो 40 घंटों में कितने हो गए, हाँ 43,560 फिट बनेंगे। गोया के 1 एकड़ में कितने फिट हो गए, 43,560 फिट हो गए। और 1 एकड़ में 40 घंटे हो गए, हर घंटे में कितने फुट हो गए, 1089। तो 1 एकड़ में अब कितने फिट हो गए, 43,560 फिट हो गए। समझ गए, ये एक बस फार्मूला है, इसको जहन में रखें तो इंशाल्लाह किसी भी तरह का प्लाट हो या ज़मीन हो वो तकसीम करना क्या हो जाएगी, आसान हो। मैंने कल आपको बताया था कि इल्म मीरास का फतवा लिखने का तरीका क्या होगा। तो देखें, अगर इल्म मीरास का फतवा लिखना चाहते हैं तो उसका तरीका ये होता है, चूँकि मैं अब आपको सवालात दूंगा, 100 सवालात दूंगा जो आपको फतवे की सूरत में लिखना होंगे। जैसे फतवा लिखा जाता है बिल्कुल उसी सूरत में आप उन सवालों के जवाबात देंगे। उनमें तर्का भी होगा, उनमें फ़ीसद भी निकालनी पड़ेगी आपको। तो विरासत का जो मसला होता है, जब उसका जवाब देता है मुफ्ती, तो उसमें ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया जाता है जो आम फहम हो, जो आम आवाम आसानी से समझ सके। और मरने वाले की कुल जायदाद का तज़किरा भी किया जाता है, चाहे बताने वाला ना बताए। साइल आया, उसने कहा कि मेरे मरने वाले ने ये चीज़ें छोड़ी हैं, वो चाहे एक चीज़ बताए, लेकिन आपने जवाब में जो जो चीज़ मुमकिन हो सकती है उसको आप ब्रैकेट में लिख दें। यही देखें, इस तरह लिखें कि सूरत मसऊला के मुताबिक, जब आप जवाब देंगे ना तो इस तरह के अल्फाज लिखेंगे, सूरत मसऊला के मुताबिक मरहूम के माल से दर्ज झेल हुकूक अदा किए जाएंगे। पहले वो 4 हुकूक का जिक्र कर दे। मसनून कफन दफन का खर्चा निकाला जाएगा, अगर मरने वाले पर कर्ज हो तो वो कुल माल से अदा किया जाएगा, अगर मरने वाले ने किसी गैर वारिस के लिए वसीयत की हो तो वो 1/3 माल में नाफिज की जाएगी। उसके बाद अगर माल बचता है तो वो उसके शरई वरसा के दरमियान में तकसीम किया जाएगा। फिर जिससे मसला बना है या तस्हीह हुई है वो हिस्से लिख दिए जाएंगे कि इसके बाद मरहूम के माल के इतने बराबर हिस्से बनाकर इतने हिस्से फलां वारिस को मिलेंगे, इतने हिस्से फलां वारिस को, इतने हिस्से फलां वारिस को मिल जाएंगे। फिर इस हिसाब से अब तरके में से फलां वारिस का इतना हिस्सा हो गया, फलां वारिस का इतना हिस्सा हो गया। इस तरह के सादा अल्फाज जो आम फहम हो, अरबी का इस्तेमाल, इंग्लिश का इस्तेमाल जो आम आवाम ना समझ सकती हो, और इसी तरह उस माल का भी जिक्र कर दिया जाए तो बेहतर है कि मरने वाले की जायदाद में दुकान, मकान, प्लाट, ज़मीन वगैरह, नकदी, सोना, चांदी, दुकान, मकान, प्लाट, ज़मीन वगैरह, इस तरह एक ब्रैकेट में अगर इनको बंद कर दिया जाए तो बिलफर्ज अगर बताने वाले से कोई बात रह भी गई होगी तो आपके जवाब में वो तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। देखिए, कभी कभार साइल बहुत सी चीज़ों को तरीका नहीं समझ रहे होते,
वो सिर्फ एक बड़ी चीज़ को बता देते हैं कि मरने वाले ने ये बड़ी चीज़ छोड़ी है, हालांकि छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब आप उनको जवाब में लिख देंगे ब्रैकेट में कि नकदी, सोना, चांदी, दुकान, मकान, प्लाट, ज़मीन वगैरह के इतने बराबर हिस्से बनाकर इतने इस वारिस को दे दें और इतने इस वारिस को दे दें, तो आप अपनी तरफ से आज़ाद हो जाएंगे। कभी कभार देखें विरासत के ऐसे मसाइल होते हैं कि साइल बहुत सी बातों को छुपाते भी हैं, आपको वाज़े तौर पर जो है ना मसला नहीं बताते। बहरहाल जवाब देने वाले को इन तमाम बातों का जिक्र करना चाहिए ताकि जो है ना उस जवाब में कोई इबाहम बाकी ना रहे। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो 100 सवाल दूंगा और आप एक रजिस्टर ले लें, इतना मोटा रजिस्टर हो कि जिसमें 100 से 150 सफ़ात हो। रोज़ आप एक वो मसला हल करेंगे फतवे की सूरत में। उसका एक सवाल बनाएंगे कि एक शख्स उसका इंतकाल हो गया और उसने अपने वारिसों में ये अफराद छोड़े, जबकि उसने मरने वाले ने तरके में 1 लाख या 10 लाख रुपए छोड़े हैं या इतनी ज़मीन छोड़ी। इस तरह सवाल एक बनाकर फिर उसका आप जवाब तहरीर करेंगे। जवाब में सूरत मसऊला के मुताबिक मरहूम के माल से दर्ज झेल हुकूक अदा किए जाएंगे। मैं आपको एक नक्शा दे दूंगा किस तरह फतवा लिखा जाता है विरासत का, उसको जो है ना आप देखकर इन 100 सवालों के जवाबात तहरीर करेंगे। ये आपके सवालात चलते रहेंगे और हम असबाक भी साथ साथ पढ़ते रहेंगे। रोज़ एक आप सवाल हल करेंगे फतवे की सूरत में और हमारे जो असबाक हैं सिराजी के वो साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है।